दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सभी लोग पार्टी को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। याओ को प्राइज मिला होता है तो ये यहाँ पर खड़े होकर स्पीच देने लगती है। याओ ने ड्रिंक की होती तो ये कहने लगती है कि जब मैं बॉस से पहली दफा मिली थी तो मुझे लगा था कि बिल्कुल भी सीरियस इंसान नहीं है, लेकिन बॉस के साथ कुछ टाइम गुजारने के बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि बॉस के पास जो पोजीशन है वो वाकई में उसको डिजर्व करते हैं। या हैंक के पास आ जाती है और इसको जो प्राइज मिला होता है वो हैंक को देकर कहती है कि अगर आप मुझे गाइड न करते तो मैं अपनी जॉब को इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। याओ हैंक को हैप्पी बर्थडे बोलकर इसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा करते हुए याओ हैंक के ऊपर भी ड्रिंक गिरा देती है। ये देखकर हैंक को बहुत गुस्सा आता है और ये अपने कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ से चला जाता है। हैंक अपनी स्टडी में आकर इसे गिफ्ट को देखकर सोचने लगता है कि शायद ये नोट याओ ने नहीं लिखा। अब पार्टी के बाद सभी लोग वुजुन से हैंक के बारे में पूछने लगते हैं। याओ वुजुन के करीब आकर उससे कहने लगती है कि क्या हैंक को कोई बाइपोलर डिजीज है, उसके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है, उसके मूड का कुछ पता नहीं चलता। वुजुन कहते कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। याओ हैंक के बारे में और भी वुजुन से इसी तरह के सवालात पूछ रही होती कि इतने में ही यहाँ पर हैंक आ जाता है जो कि वुजुन को अपने पास बुला लेता है। वुजुन हैंक से कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। एक्चुअल में हैंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता कि वुजुन इतना करीब खड़े होकर याओ से बात कर रहे, तो ये कहने लगता है कि तुम मेरे पार्टनर हो, इसलिए तुम्हारा अपने किसी भी एम्प्लॉय से इतना क्लोज होकर बात करना ठीक नहीं है। वुजुन कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। हैंक कहता है कि मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें अपनी फीमेल एम्प्लॉय से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। वुजुन को तो इसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। अब बाओ रुई तेंगिंग के साथ वॉक कर रहा होता है तो तेंगिंग इससे कहती है कि तुम मेरे साथ वापस क्यों आ रहे हो। तो बाओ रुई कहते कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता था। अपनी बात को बदलते हुए कहने लगता है कि ये सीनरी कितनी सुंदर है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ वॉक कर ली जाए। वैसे भी खाने के बाद वॉक करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तिंगिंग कहती कि तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं मोटी हूँ। बावरी कहते कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम जो कुछ भी करोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। तिंगिंग इसको कहती है कि तुम इतने नर्वस क्यों दिखाई दे रहे हो। तो बावरी कहते है कि मैं तो नर्वस नहीं हूँ। ये सुनकर तिंगिंग बावरी को किस करती है और इसे कहती कि क्या तुम अभी भी नर्वस हो। ये सुनकर बावरी भी इसको किस करने लगता है। अब हैंक सोने के लिए अपने बेड पर आ जाता है और ये याओ के बारे में सोच रहा होता है। याओ के बारे में सोचते सोचते हैंक सो जाता है। अब इतने में याओ हैंक के पास आकर बैठ जाती है, जिसको देखकर इसकी आंख खुल जाती है। हैंक याओ से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। याओ हैंक से कहती कि मैं आपको चाइल्ड देना चाहती हूँ। ये सुनकर हैंक कहने लगता है कि मैं भी सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तो याओ कहती कि क्या आप मुझे पसंद नहीं करते। तो हैंक कहता है कि नहीं। ये सुनकर याओ जाने लगती है तो हैंक इसको कह रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये कहता हुआ हैंक याओ को रोक रहा होता है और इसी चक्कर में हैंक बेड से नीचे गिर जाता है और इसको मालूम होता है कि ये तो सिर्फ इसका एक सपना था। अब हैंक फिर से सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन अब इसको नींद नहीं आ रही होती। दूसरी तरफ याओ रात में पानी पीने के लिए जब उठती है तो इसको याद आने लगता है कि इसने पार्टी में ड्रिंक करने के बाद क्या हरकतें की होती और इसने हैंक के ऊपर ड्रिंक भी गिरा दी होती है। ये सब कुछ याद आने के बाद या अपने आप को कोस रही होती है कि आखिर इसने ये सब कुछ क्यों किया। मेरे बॉस तो मुझसे जरूर और भी ज्यादा नाराज हो गए होंगे। अब सुबह उठते ही हैंक वुजुन को मैसेज करने लगता है कि आज मैं फर्म नहीं आऊंगा। हैंक ये मैसेज सेंड करने ही वाला होता है तो वुजुन को वो नोट याद आ जाता है जो कि इसे याओ के दिए हुए गिफ्ट में से मिला था, जिसमें ये लिखा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये याद आने के बाद हैंक वुजुन को मैसेज सेंड नहीं करता। इसके बाद हैंक फिर से ग्लासेस लगाकर फर्म आ जाता है। वुजुन इसको देखकर कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर ग्लासेस क्यों लगाए हुए हैं। तो हैंक इसको अपने ग्लासेस उतार कर दिखाता है तो हैंक के तो बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल्स हो गए होते हैं। ये देखकर वुजुन हैरान होता है और कहने लगता है कि तुम्हारा इंसोम्निया तो ठीक नहीं हो गया था, तो फिर तुम्हारे इतने डार्क सर्कल्स कैसे बढ़ गए हैं। हैंक कहते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम। अब ये दोनों वर्क प्लेस पर आ जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर हैंक वुजुन से कहते हैं कि क्या तुमने इन सबको छुट्टी दे दी है। तो हैंक कहते हैं कि नहीं, मैंने तो इनको छुट्टी नहीं दी। वुजुन कहते हैं कि कहीं ये सब लोग लीड एक्टर के अरेंज किए हुए लेक्चर को लेने के लिए तो नहीं चले गए। हैंक कहते हैं कि तुम किस लेक्चर की बात कर रहे हो। वुजुन कहते हैं कि इस लेक्चर में ये बताया जाने वाला था कि आप अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स और काम के प्रॉब्लम्स को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये सुनते ही हैंक कॉल करने लगता है। ये देखकर वुजुन कहते हैं कि अब तुम सिस्टर सू को कॉल कर रहे हो। ये लेक्चर पर्सनली सिस्टर सू ने ही अरेंज करवाया है। इतने में ही याओ ऑफिस आ जाती है। याओ अपने डेस्क पर आकर बैठने लगती है तो वुजुन याओ से कहता है कि सिस्टर सू का लेक्चर शुरू होने वाला है, तुम्हें भी जल्दी से जाना चाहिए। अब याओ भागते हुए जाने लगती है, लेकिन हैंक इसको रोक लेता है और ये याओ से कहता है कि तुम वहाँ नहीं जाओगी। याओ कहती है कि लेकिन क्यों। हैंक कहता है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें तुम्हें कुछ चेंजेस करने होंगे। ये सुनकर वुजुन कहता है कि तुमने कल पार्टी पर भी याओ से काम करवाया था, ये सही बात नहीं है। ये याओ से कहता है कि तुम आराम
आराम से जाकर लेक्चर अटेंड करो। ये सुनकर याओ भी चली जाती है। हैंक को वुजन की सर्कल पर गुस्सा आता है। ये वुजन से जाते हुए कहता है कि मैं ये बात याद रखूंगा। अब सभी एम्प्लॉयज सिस्टर जू का ये लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। इस लेक्चर में सिस्टर जॉ इन सबको बता रही होती है कि आप लोगों ने काम के दौरान अपने इमोशंस और काम को कैसे बैलेंस रखना है। याओ तो बहुत गौर से सिस्टर जॉ की बातें सुन रही होती है और इनकी कई हुई बातों को नोट डाउन भी कर रही होती है। इतने में यहाँ पर हैंक भी आ जाता है। हैंक याओ को देखकर कहने लगता है कि ये कितने गौर से लेक्चर सुन रही है, यहाँ तक कि ये पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर रही है। इसने कल मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं, लेकिन क्या इसको नहीं लगता कि इसे मुझसे फेस टू फेस भी बात करनी चाहिए। लेकिन याओ सिस्टर जाओ की बातें नोट डाउन नहीं कर रही होती, बल्कि ऐसे ही ड्राइंग कर रही होती है। हैंक सिस्टर जाओ की बातों को सुनने के बाद सबसे कहने लगता है कि अगर दो लोग रिलेशनशिप में हो और वो एक ही कंपनी में काम करते हो तो उनके पास एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए ज्यादा वक्त होगा, और अगर कोलीग्स भी आपस में ज्यादा टाइम स्पेंड करें तो वो लोग भी एक दूसरे को समझ पाएंगे और इस तरह से उनके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये बात कहता हुआ हैंक याओ की तरफ देख रहा होता है। अब सिस्टर जाओ याओ से कहने लगती है कि तुम इतनी देर से मेरा लेक्चर नोट कर रही हो, तुम्हारा इस लेक्चर के बारे में क्या ओपिनियन है। पहले तो याओ हेजिटेट कर रही होती है, फिर ये कहने लगती है कि मुझे लगता है कि काम के साथ साथ प्यार भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको जिंदगी में सच्चा प्यार मिलता है। याओ की ये बात सुनकर हैंक बहुत हैरान होता है। अब हैंक अपने ऑफिस में आने के बाद ग्रुप चैट में एक सवाल पूछता है कि अगर आपकी कोई कोलीग आपकी बहुत केयर करती है तो इसका क्या मतलब है। तो इसको रिप्लाईज आते हैं कि इसका मतलब यही है कि वो आपको पसंद करती है। अब हैंक तो इन्हीं बातों को सोच रहा होता है। इतने में यहाँ पर याओ हैंक के लिए कॉफी लेकर आती है। याओ हैंक से कहती है कि आज हम लोग क्यों ना साथ में डिनर के लिए चलें, लेकिन हैंक के मुंह से ये निकल जाता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जाना चाहता। याओ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, कहती है कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी बॉस। ये कहकर ये हैंक के ऑफिस से बाहर आ जाती है। इसके जाने के बाद हैंक अपने आप से कहने लगता है कि मैंने याओ को इनकार क्यों किया, मुझे तो उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब याओ चेंगशी के न्यू घर में आती है। याओ चेंगशी से पूछती है कि तुमने अचानक से घर क्यों शिफ्ट कर लिया, लेकिन चेंगशी इसको कोई भी साफ जवाब नहीं देती, कहती है कि वैसे ही घर चेंज किया है। लेकिन याओ को इस पर शक हो गया होता है। ये अपनी बहन चेंगशी से पूछने लगती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। याओ बहुत इंसिस्ट कर रही होती है तो चेंगशी इसको बताने लगती है कि मिंग मुझे बहुत तंग करने लग पड़ा था, वो बार बार मेरे घर पर आकर मुझे धमकाता था, इसी वजह से मैंने घर शिफ्ट कर लिया है। चेंगशी याओ से कहती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी कि मैंने घर चेंज कर लिया है, यहाँ तक कि तुम इस घर का एड्रेस वुजुन को भी नहीं दोगी। याओ कहती है कि ठीक है। इसके बाद वुजुन याओ से पूछने लगता है कि चेंगशी ने क्या अपना घर चेंज कर लिया है, उसका नंबर भी बन जा रहा है, तुम्हें चेंगशी के बारे में कुछ मालूम है। तो याओ कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि चेंगशी का नया घर कहाँ पर है, और मैं ये भी नहीं जानती कि उसका नंबर क्यों बन जा रहा है। ये सुनकर वुजुन उदास हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब रात में हैंक याओ को कॉल करके कहता है कि तुमने मुझसे साथ में डिनर करने के लिए पूछा था ना, तो अब मैं फ्री हूँ, तो क्यों ना हम डिनर करने के लिए चलते हैं। लेकिन याओ इसको कहती है कि मैं बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। ये सुनकर हैंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये अपना काम करने लग जाता है, लेकिन इसका काम में भी मन नहीं लग रहा होता। अब याओ अपनी फ्रेंड तिंग से मिलने के लिए आई होती है। तिंग रोते हुए याओ को बता रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट्स भी ले लिए हैं, मेरे पास इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने लिए अच्छा लॉयर हायर कर सकूं। तो याओ कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपने बॉस के साथ मिलकर तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो तिंग इसको बताती है कि मेरे हस्बैंड ने अभी एक नया घर भी बाय किया है जिसकी कीमत 1.5 मिलियन यॉन है, और ये पैसे उसने मेरे ही कार्ड से पे किए हैं। या उसको कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अगले दिन ऑफिस में बाओरुई याओ के लिए कॉफी लेकर आता है। हैंक अपने ऑफिस से ये देख लेता है और ये देखकर ये जेलस हो जाता है, इसीलिए हैंक याओ को अपने ऑफिस में बुलाता है। अब याओ हैंक से तिंग के केस के बारे में डिस्कशन करने लगती है और कहने लगती है कि मुझे कोई आइडिया दें, ये केस तो मुश्किल से मुश्किल ही होता जा रहा है। हैंक तिंग के केस की फाइल को देखते हुए कहता है कि तिंग के हस्बैंड ने जो घर खरीदा है उसकी पेमेंट उसने तिंग के कार्ड से की है, तो हम इसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर तो याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये हैंक को थैंक्स बोलकर जल्दी से इसके ऑफिस से चली जाती है। अब याओ अपनी फ्रेंड के पास आती है और उसको बताने लगती है कि हमें तुम्हारे केस के लिए सबूत मिल गया है, उसने जो पेमेंट की है तुम्हारे कार्ड से, हम उसका प्रूफ ही कोर्ट में दिखाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये केस जरूर जीत जाओगी। ये सुनकर तिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। याओ से कहती है कि अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मैं कभी भी अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती। तो याओ कहती है कि तुम कैसी बातें करी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए तुम मेरा शुक्रिया अदा मत करो। अब याओ अपने लिए घर पर खाना बनाती है और इस खाने की पिक्चर खींच कर याओ इसको वीचैट पर पोस्ट कर देती है। दूसरी तरफ हैंक भी खाना खाते हुए याओ की इसी वीचैट पोस्ट को देख लेता है जिसपे याओ ने लिखा होता है
कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे एक जीत हासिल हुई है। हैंक ये कैप्शन पढ़कर हैरान हो रहा होता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर याओ का इससे क्या मतलब है। अगले दिन ऑफिस में दिखाया जाता है कि बाओरुई अपने कोलीग्स के साथ एक सेलिब्रिटी के बारे में बात कर रहा होता है। बाओरुई कहने लगता है कि उस सेलिब्रिटी ने अपना करियर स्टार्ट करने से पहले अपने फैन से वादा किया था कि वो अमीर और मशहूर होने के बाद किसी से भी शादी नहीं करेगी, लेकिन उसने कुछ दिन पहले ही अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है। बाओरुई कहने लगता है कि आखिर वो अपने फैन से किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकती है। ये बात सुनकर याओ कहती है कि अगर मैं उस सेलिब्रिटी की जगह पर होती तो मैं अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ती, बल्कि मैं तो आराम से सिंगल रहकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करती। इतने में ही हैंक यहाँ पर आ जाता है और हैंक ने इनकी ये सारी बातें सुन ली होती हैं। हैंक को याओ की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद वुजुन याओ के पास बर्थडे पार्टी के बारे में ही बात करने के लिए आता है। वुजुन याओ से कहता है कि हमने जिस कोरियर के जरिए से हैंक को गिफ्ट भिजवाए थे, हो सकता है कि उससे कोई गलती हो गई हो और उसने गलती से तुम्हारे गिफ्ट की बजाय उस पर किसी और का नाम लिख दिया हो। याओ से कहता है कि तुम्हें अपने गिफ्ट के बारे में जाकर हैंक से बात करनी चाहिए। याओ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा गिफ्ट रिप्लेस हुआ है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो बॉस मुझसे खुद ही बात कर लेते। वुजुन कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि तुम्हारा गिफ्ट रिप्लेस ना हुआ हो। अब हैंक ऑफिस में बैठकर वुजुन की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे हिम्मत कर याओ से बात कर ही लेनी चाहिए। अब याओ से बात करने के लिए हैंक याओ को अपने ऑफिस में बुला लेता है। हैंक याओ से कहता है कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट देखा था। याओ हैंक से पूछते है कि फिर बॉस आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? मेरे गिफ्ट में एक लेटर भी था, क्या आपने वो लेटर पढ़ा है? हैंक कहता है कि हाँ, मैंने वो लेटर पढ़ा था। याओ कहती है कि आपको मेरे लिखे हुए शब्द कैसे लगे? याओ की ये बात सुनकर तो हैंक बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और हैंक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये याओ से कहे तो क्या कहे। इसीलिए याओ से कह देता है कि मैंने तुम्हारे लेटर को अच्छी तरह से पढ़ा था और तुमने जो भी शब्द लिखे थे वो मुझे काफी पसंद आए। ये सुनकर तो याओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हैंक से कहने लगती है कि बॉस, जिस तरह से आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया है, बिल्कुल उसी तरह से एक दिन आपको मेरा काम भी पसंद आ जाएगा। याओ हैंक से कहती है कि बॉस, आपका मेरी सैलरी को बढ़ाने के बारे में क्या ख्याल है? ये बात सुनकर तो हैंक बहुत ज्यादा हैरान होता है और मन में सोचने लगता है कि मैं तो इससे अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में बताने वाला था, लेकिन ये तो मुझसे सैलरी बढ़ाने की बात कर रही है। इतने में ही बाओरुई अपने केस के बारे में डिस्कशन करने के लिए आ जाता है। हैंक बाओरुई से कहता है कि तुम अभी बाहर जाओ, कुछ देर बाद आना, और याओ से कहता है कि तुम अपनी बात खत्म करो, लेकिन बाओरुई तो अभी भी अपनी बात हैंक को बताने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर हैंक को काफी गुस्सा आ जाता है और इन दोनों को ही अपने ऑफिस से जाने के लिए कह देता है। अपने डेस्क पे वापस आने के बाद याओ हैंक के बारे में सोच रही होती है कि अपने आप से कहने लगती है कि मैंने बॉस से सैलरी बढ़ाने की तो बात की थी, तो वो इतना गुस्सा क्यों होंगे, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस से क्यों निकाल दिया। याओ अब सोचने लगती है कि क्या वुजुन जो कह रहा था वो सही तो नहीं है, क्या वाकई में तो मेरा गिफ्ट किसी के गिफ्ट के साथ रिप्लेस नहीं हो गया और इसी वजह से बॉस मुझसे इतना गुस्सा हो। याओ कहती है कि अब तो मुझे इस बारे में पता करना ही होगा। ये बाओरुई के पास जाकर कहती है कि तुम जो फाइल बॉस के पास लेकर जाने वाले हो, वो फाइल तुम मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। इसके बाद याओ ये फाइल डिलीवर करने के लिए हैंक की विला में आ जाती है। अब याओ स्टडी में आकर अपना दिया हुआ गिफ्ट देखती है तो याओ ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसका गिफ्ट वाकई में ही किसी और के गिफ्ट के साथ रिप्लेस हो गया होता है। और जब ये इस गिफ्ट के अंदर रखा हुआ नोट पढ़ती है तो ये तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इसने लेटर में ये सब तो नहीं लिखा होता। ये देखकर याओ बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और अपने आप से कहने लगती है कि न जाने बॉस मेरे बारे में अब क्या सोच रहे होंगे। इतने में हैंक के पेरेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। याओ हैंक के पेरेंट्स को देखकर छुप जाती है, लेकिन हैंक की मॉम को याओ के बारे में पता लग जाता है। हैंक की मॉम तो याओ को यहाँ पर छुपा हुआ देखकर डर जाती है और उनसे पूछने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। याओ कहती है कि बस वैसे ही मैं तो अपने बॉस के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तो हैंक की मॉम कहती है कि तुम ये गिफ्ट मुझे दिखाओ, मैं ये देखना चाहती हूँ। अब हैंक की मॉम इस गिफ्ट को देखने लगती है। याओ तो इन्हें रोक ही नहीं पा रही होती। अब हैंक की मॉम जब देखती है कि इस नोट पर आई लव यू लिखा हुआ है तो ये देखकर तो हैंक की मॉम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और याओ भी इनके सामने बहुत एम्बेरस फील कर रही होती है। फिर ये सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। इतने में यहाँ पर हैंक भी आ जाता है। हैंक अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या हुआ है, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ पर क्यों बुलाया है। इससे पहले कि हैंक की मॉम कोई बात कर पाती, याओ कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, ये कहकर यहाँ से चली जाती है। याओ के जाने के बाद हैंक की मॉम इससे पूछने लगती है कि तुम्हारे और याओ के दरमियान ये सब कुछ कब से चल रहा है, आखिर तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं कि तुम्हारी असिस्टेंट तुम्हें पसंद करती है। हैंक कहते हैं कि मुझे खुद भी इस बारे में नहीं मालूम था, याओ ने कल ही मुझे गिफ्ट दिया है, तब मुझे मालूम हुआ कि याओ मुझे पसंद करती है। ये सुनकर तो हैंक की मॉम को बहुत खुशी होती है। इतने में ही याओ भी यहाँ पर आ जाती है। हैंक की मॉम याओ के पास जाकर कहने लगती है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि याओ तुम्हें पसंद करती है, क्योंकि मुझे भी याओ बहुत पसंद है। ये कहते हुए हैंक की मॉम याओ को अपना एक ब्रेसलेट भी पहना देती है और कहती है कि तुम इसको
संभाल कर रखना। फिर जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो हैंग याओ से इसी गिफ्ट के बारे में बात करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने का एक चांस देता हूँ, लेकिन याओ कहती है कि बॉस मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि असल में मेरा गिफ्ट किसी और के गिफ्ट के साथ रिप्लेस हो गया था। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये जवाब सुनकर तो हैंग को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। अब वो जुन बाहर आया होता है, ये देखता है कि चेंगशी की कार को मिंग फॉलो कर रहा है। ये देखते ही वो जुन याओ को कॉल करके कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि चेंगशी का न्यू एड्रेस क्या है, क्योंकि वो इस टाइम बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। ये सुनकर याओ भी वुजुन को चेंगशी का एड्रेस बता देती है। दूसरी तरफ मिंग चेंगशी का पीछा करते हुए इसके नए घर में भी आ गया होता है और ये चेंगशी के साथ बहुत बदतमीजी कर रहा होता है। ये चेंगशी से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है वुजुन से मिलने के लिए, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती। इसी बात को लेकर मिंग और चेंगशी के दरमियान झगड़ा चल रहा होता है कि इतने में ही यहाँ पर वुजुन आ जाता है। जैसे ही वुजुन मिंग को चेंगशी से बदतमीजी करते हुए देखता है तो ये मिंग की खूब धुलाई करता है और ये मिंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेंगशी को हाथ लगाने की। लेकिन मिंग यहाँ पर चालाकी दिखाता है, ये अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और ऐसे एक्ट करता है कि जैसे वुजुन ने इसको मारा है और ये विक्टिम है, और ये कह रहा होता है कि मैं तो अपनी एक्स वाइफ से मिलने के लिए आया था लेकिन इस आदमी ने मुझे बहुत मारा है। ये सब कहकर ये इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो चेंगशी कहती है कि तुम हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये कहकर चेंगशी मिंग को वीडियो दिखाने लगती है जिसमें मिंग चेंगशी से बदतमीजी कर रहा होता है। चेंगशी मिंग से कहती है कि अगर तुम फौरन यहाँ से नहीं गए तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी। ये सुनकर तो मिंग डर जाता है और फौरन ही यहाँ से भाग जाता है। अब मिंग तो यहाँ से चला जाता है और साथ ही यहाँ पर याओ और हैंग भी आ जाते हैं। इसके बाद हैंग याओ को इसके घर पर छोड़ देता है और थोड़ी देर बाद हैंग याओ के लिए खाना लेकर आता है। याओ अपनी बहन की वजह से काफी डर गई होती है, इसीलिए हैंग अपने हाथों से याओ को प्रॉन्स छील कर भी दे रहा होता है। हैंग याओ से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन की वजह से परेशान हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी बहन भी एक लॉयर है और उसे इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना आता है। याओ कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं। याओ कहती है कि मैं बस इस बात को लेकर अपसेट हूँ कि काफी टाइम से मेरी बहन को मिंग तंग कर रहा था लेकिन उसने मुझे ये बात नहीं बताई। हैंग कहते हैं कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। याओ हैंग से कहती है कि बॉस काफी रात हो गई, अब आपको वापस चले जाना चाहिए। हैंग याओ से कहता है कि मुझे ये बात मालूम है, तुम तो हमेशा मुझे बस यहाँ से निकालती ही रहती हो। इसके बाद चेंगशी वुजुन से मिलने के लिए आती है। चेंगशी वुजुन के लिए फ्लावर्स भी लेकर आई होती है जिनको रिसीव करके बहुत ज्यादा खुश होता है। चेंगशी इससे पूछती है कि अब तुम्हारी चोट कैसी है, तो वुजुन कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। चेंगशी इसका शुक्रिया अदा करने लगती है कि तुमने उस दिन मेरी बहुत मदद की थी। वुजुन कहते हैं कि शायद तुम भूल गई हो कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, इसीलिए तुम्हें मेरा थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। चेंगशी वुजुन से कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे बहुत ही रूडली बात की थी, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मिंग की वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। वुजुन चेंगशी से कहता है कि तुम्हें मिंग से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और अब तो तुम्हारे पास सबूत भी है, अगर तुम्हें मिंग तंग करे तो तुम उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती हो। अब वुजुन चेंगशी से कहने लगता है कि तुम आखिर कब तक इस तरह से सिंगल रहोगी, और कहने लगता है कि मैं हाई स्कूल के टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास्ट को भूल कर एक नया स्टार्ट लो। चेंगशी इसके कन्फेशन को सुनने के बाद कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वुजुन चेंगशी से कहता है कि तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। अब याओ हैंग के पास इसकी मॉम का ब्रेसलेट लेकर आती है और कहने लगती है कि आप अपनी मॉम को ये ब्रेसलेट वापस कर दीजिएगा। हैंग तो बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि याओ हैंग को ये ब्रेसलेट वापस कर रही होती है। हैंग तो ये ब्रेसलेट अपनी मॉम को वापस नहीं करना चाह रहा होता, तो ये याओ से कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम मुझे क्यों दे रही हो, तुम जाकर खुद मेरी मॉम को वापस कर दो। याओ कहती है कि अगर मैं आपकी मॉम को ये ब्रेसलेट वापस करने के लिए जाऊंगी तो वो मुझसे इसका कारण पूछेंगी, मैं तो उनको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप ही ये ब्रेसलेट अपनी मॉम को वापस कर देना। याओ ये ब्रेसलेट टेबल पर रख कर खुद यहाँ से चली जाती है। अब याओ को इसकी मॉम की कॉल आती है कि तुम्हारी आंट का बेटा अपने बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में तुम्हारे शहर आ रहा है। इसके आंट के बेटे का नाम लूमिंग होता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसको जाकर पिक कर लो। याओ अपनी मॉम से कहती कि मॉम वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ फ्री टाइम मिला तो मैं उसको जाकर जरूर पिक कर लूंगी। तो मॉम कहती है कि हाँ तुम कोशिश करके टाइम निकाल ही लेना। इतने में ही तेंगिंग याओ के पास आती है जो इसको एक नए केस के बारे में बता रही होती है। केस की वजह से इनका स्केड्यूल और भी ज्यादा टाइट हो जाता है, तो ये अपनी मॉम को मैसेज कर देती है कि मॉम मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं लूमिंग को पिक नहीं कर पाऊंगी। अब जैसे ही हैंग अपने ऑफिस से बाहर आता है तो ये देखता है कि यहाँ पर याओ नहीं है। ये याओ को कॉल करने वाला होता है कि इतने में बावरी इसको आकर बताने लगता है कि याओ किसी काम से कुछ
कुछ देर के लिए बाहर गई है। इतने में तेन यिंग फ्लावर्स का बुके लेकर अंदर आती है तो फैंग इसको देखकर कहने लगता है कि तुम्हें किसने भूल भेजे हैं। तो तेन यिंग कहती है कि ये फ्लावर्स मेरे लिए नहीं बल्कि याओ के लिए आए हैं। तेन यिंग कहती है कि मुझे लगता है कि याओ ब्लाइंड डेट पर किसी से मिलने के लिए गई हुई है, हो सकता है कि उसी पर्सन ने याओ के लिए ये फ्लावर्स भेजे हों। अब ये सब बातें हैंग भी सुन लेता है। ये सब सुनकर हैंग जेलस हो जाता है तो ये इन सब को डांट कर कहने लगता है कि तुम लोग सारा वक्त सिर्फ गॉसिप्स करते रहते हो, तुम लोगों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब याओ अपने जब घर पहुंचती है तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। याओ तो इस आदमी को नहीं जानती होती। ये आदमी इससे कहता है कि तुम याओ हो ना। याओ से पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये आदमी कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस दिया था, मेरा नाम लूमिंग है और क्या तुम भूल गई हो कि हमने एक साथ ही हाई स्कूल में पढ़ा है। अब इसकी बातें सुनकर याओ को याद आ जाता है कि मेरी आंट का बेटा है। याओ कहने लगती है कि मुझे मॉम ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं काफी बिजी थी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पिक नहीं कर पाई। तो लूमिंग कहते कि कोई बात नहीं। याओ इसको कहती है कि मैं खाना बनाने लगी हूँ तो तुम भी खाना खाकर ही जाना। अब लूमिंग याओ के साथ उसके घर के अंदर आ जाता है। अब याओ ने इसके लिए खाना बना लिया होता है। ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लूमिंग याओ के खाने की बहुत तारीफ करता है। याओ इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कितने दिनों के लिए ठहरे हो। तो ये कहता है कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए तो यहीं पर हूँ। याओ इससे और भी सवाल पूछती है। लूमिंग उन सबके जवाब देने के बाद इससे कहने लगता है कि मैं हाई स्कूल के ही टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरी मॉम चाहती है कि हमारी शादी जल्दी से हो जाए। याओ को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि ये लूमिंग की इस बात का क्या जवाब दे। इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है। हैंग को यहाँ पर देखकर लूमिंग याओ से पूछता है कि ये कौन है। याओ इसको बताती है कि ये मेरा एक्स रूममेट है, पहले ये मेरे साथ इसी घर में रहा करता था। याओ हैंग से भी लूमिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये मेरी आंट का बेटा है जो कि बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया है। हैंग तो लूमिंग को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो गया होता है तो ये याओ से कहता है कि तुमने लास्ट टाइम जो मेरे लिए खाना बनाया था वो ज्यादा मजे का था, लेकिन ये वाला खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। लूमिंग याओ से कहता है कि तुम एक लॉयर हो और तुम पैसे भी अच्छे कमा लेती हो तो तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। और ये याओ से पूछने लगता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें किस तरह का लड़का अच्छा लगता है। इससे पहले कि याओ कुछ बोले हैंग इन दोनों को बात बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा होता। लूमिंग जो भी बात करने की याओ से कोशिश करता है तो हैंग उसमें अपनी टांग अड़ाकर इसको याओ से बात ही नहीं करने दे रहा होता। ये देखकर लूमिंग इरिटेट हो जाता है। ये हैंग से कहता है कि मैं याओ से बात कर रहा हूँ तो फिर तुम थोड़ी देर के लिए चुप क्यों नहीं रहते। अब इन दोनों की इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है। याओ को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए ये यहाँ से उठकर चली जाती है। अब याओ वापस आकर जब बर्तन उठाने लगती है तो लूमिंग याओ से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, लेकिन याओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम गेस्ट हो। ये सुनकर लूमिंग फिर से अपनी चेयर पर बैठने लगा होता है, लेकिन हैंग लूमिंग से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि काफी देर हो गई है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर लूमिंग यहाँ से चला जाता है। लूमिंग के यहाँ से जाने के बाद याओ हैंग से पूछती है कि बॉस आप आज अचानक क्यों यहाँ पर वापस आ गए। तो हैंग याओ से कहता है कि मैं अपनी मॉम को ये ब्रेसलेट वापस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने अपनी मॉम को ये ब्रेसलेट वापस किया तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर तुम्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम खुद जाकर इस ब्रेसलेट को मेरी मॉम को वापस कर देना। ये कहकर हैंग अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में हैंग आकर देखता है कि याओ आज भी यहाँ पर नहीं है। तो ये बाओरी से पूछता है कि याओ कहाँ पर है। बाओरी इसको बताता है कि याओ अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गई है। दूसरी तरफ याओ लूमिंग से मिलने के लिए आई होती है। लूमिंग याओ से कह रहा होता है कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत मजे का है, तुम्हें ये खाना ट्राई करके यकीनन बहुत मजा आएगा। इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है। अब लूमिंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हैंग फिर से इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर आ गया है। लूमिंग हैंग को इग्नोर करते हुए याओ से फिर से पूछने लगता है कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है। याओ तो इस बात का कोई जवाब नहीं देती। हैंग लूमिंग से कहता है कि तुम्हें याओ की शादी की इतनी फिक्र क्यों है, उसको जब शादी करनी होगी वो खुद ही कर लेगी। लूमिंग हैंग से कहता है कि मैं याओ से बात कर रहा हूँ ना, तुम हमारी बात के दरमियान में क्यों आ रहे हो। याओ लूमिंग से कहती है कि ये मेरा सिर्फ एक्स रूममेट नहीं बल्कि ये मेरे बॉस भी हैं। मैं इनकी असिस्टेंट हूँ और मेरे बॉस को अपना हर काम टाइम पर करना अच्छा लगता है और ये बहुत प्रोफेशनल है। लूमिंग याओ की ये बात सुनकर कहने लगता है कि अगर तुम्हारा बॉस इतना ही प्रोफेशनल है तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये हैंग से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी फर्म वापस जाकर अपना काम करना चाहिए। हैंग लूमिंग से कहता है कि मैं यहाँ पर याओ के बॉस की हैसियत से नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड की हैसियत से आया हूँ। हैंग की ये बात सुनकर तो याओ शॉक में आ जाती है और ये अपने आप से कहने लगती है कि ये मेरे बॉस क्या बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने ड्रिंक तो नहीं कर ली। लूमिंग को तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक लग गया होता है और ये याओ से कुछ भी कहे बगैर यहाँ से चला जाता है। लूमिंग के यहाँ से जाने के बाद याओ हैंग से कहती है कि तुमने लूमिंग से ये सब कुछ क्यों कहा। तो हैंग कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम लूमिंग के साथ बैठकर खाना खा
रही हूँ, असल में मैं जेलस हो गया था। याओ हैंग से कहती है कि मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। हैंग याओ से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। याओ कहती है कि मुझे आपकी ये बात सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। याओ की ये बात सुनकर हैंग को अच्छा नहीं लगता और ये याओ से नाराज होकर फौरन यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हैंग इंटरनेट पर ये सर्च कर रहा होता है कि मैं याओ के साथ ज्यादा टाइम कैसे स्पेंड कर सकता हूँ। अब हैंग को इंटरनेट के जरिए कुछ आइडियाज मिल गए होते हैं, तो ये अगले दिन याओ को अपने घर की सफाई करवाने के लिए बुला लेता है। याओ हैंग से कहती है कि बॉस मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, मेड नहीं। लेकिन हैंग याओ से कहता है कि मेरे घर की सफाई और कोई नहीं बल्कि तुम ही करोगी। याओ के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इसीलिए इसको हैंग के घर की सफाई करनी पड़ती है। अब याओ हैंग के पूरे घर को साफ करने लगती है। अब याओ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये इसको अपने साथ गेमिंग सेंटर ले आता है और ये याओ से कहता है कि मुझे वो टेडी बियर चाहिए, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए इस गेम को जीतना होगा। बास्केटबॉल खेल खेल कर याओ तो बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हैंग के लिए फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाती। अगले दिन हैंग सुबह सुबह याओ को कॉल करके कहता है कि तुम्हें आज फिर से मेरे घर की सफाई करनी होगी। अब याओ बेचारी को फिर से हैंग के विला पर आकर इसके पूरे विला की सफाई करनी पड़ती है। हैंग याओ को फ्लोर क्लीनिंग का काम देकर कहता है कि मैं स्टडी में जा रहा हूँ और मैं 4 घंटे तक बाहर नहीं आऊंगा। ये कहकर हैंग चला जाता है, लेकिन हैंग के यहाँ से जाने के बाद भी याओ अच्छे से अपना काम करती रहती है और जब सारा काम खत्म करके याओ थक जाती है तो ये सोफे पर आकर जैसे ही बैठती है तो सो जाती है। अब यहाँ पर हैंग आ जाता है और साथ ही यहाँ पर याओ की भी आँख खुल जाती है। अब याओ रोते हुए हैंग से कहने लगती है कि आप मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे अपनी फर्म में एज अ लॉयर हायर किया है, ना कि मेड। आप मुझसे इतना काम क्यों करवा रहे हैं? मुझसे एक छोटी सी गलती ही तो हो गई है कि मैंने आपको गलती से वो गिफ्ट भेज दिया था। याओ इसी तरह से हैंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और अब याओ यहाँ से जाने लगती है तो हैंग इसको रोक लेता है, लेकिन याओ तो फिर भी यहाँ से जा रही होती है। हैंग याओ से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और हैंग याओ से अपना लव कन्फेस कर ही देता है। ये याओ से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के बहाने ढूंढ रहा था। या तो ये सुनकर शौक में ही आ जाती है। ये हैंग से कहती है कि बॉस कहीं आप मुझसे उस गिफ्ट वाली बात का ही बदला तो नहीं ले रहे? मैं तो किसी भी लिहाज से आपके काबिल नहीं हूँ, मेरा तो स्टेटस पे आपके स्टेटस से मैच नहीं करता। तो हैंग याओ के करीब आकर कहने लगता है कि तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं वाकई में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। याओ ये बातें सुनकर शर्मा जाती है और फौरन ही यहाँ से चली जाती है। अब घर पर आने के बाद याओ यही बात सोचकर खुश हो रही होती है कि वाकई में ही मेरे बॉस मुझे पसंद करते हैं और ये अपने आप से कहने लगती है कि अब मैं सुबह ऑफिस में बॉस का सामना कैसे करूंगी। लेकिन अगले दिन हैंग ऑफिस में नहीं आता क्योंकि वो एक मीटिंग के सिलसिले में कहीं गया होता है। आज याओ को एक और बात मालूम होती है, वो ये कि बाओरुई और टेंगिन रिलेशनशिप में है, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताया होता। ये याओ से भी कहते हैं कि तुम ये बात किसी और को मत बताना। अब सभी लोग ऑफिस से जा चुके होते हैं और याओ भी ओवर टाइम करके जाने लगी होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है। हैंग याओ से कहता है कि तुमने मेरे कन्फेशन के बारे में क्या सोचा? हैंग याओ से कहने लगता है कि मैं 30 इयर्स का हूँ और मैंने आज तक कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं किया। तुम वो पहली लड़की हो जो मुझे पसंद आई हो। हैंग याओ से फनी वे में अपना लव कन्फेस करते हुए कहने लगता है कि अगर कभी तुम और मेरी मॉम पानी में गिर जाओ तो मैं सबसे पहले तुम्हारी जान बचाऊंगा, क्योंकि मेरी मॉम को स्विमिंग आती है। इससे पहले कि याओ हैंग की किसी बात का भी जवाब दे, इन दोनों को यहाँ पर बाओरुई के आने की आवाज सुनाई देती है। याओ बाओरुई की आवाज सुनकर टेबल के नीचे छुप जाती है। अब हैंग बाओरुई को यहाँ पर देखकर डांटने लगता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो बाओरुई कहने लगता है कि बॉस मैं एक फाइल भूल गया था, बस वही वापस लेने के लिए आया हूँ। अब बाओरुई के यहाँ से जाते ही याओ बाहर आ जाती है। हैंग याओ के क्लोज जाकर इसको किस करने वाला होता है, लेकिन याओ अपने होठों पर हाथ रखकर हैंग से कहती है कि बॉस आपको नहीं लगता कि ये काफी जल्दी है, हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। वैसे भी मुझे अब घर जाना है क्योंकि काफी देर हो गई है। ये कहकर याओ यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस आने के बाद याओ यही सोच रही होती है कि इसको हैंग से बात करनी चाहिए या नहीं। ये सोचती है कि मैं हैंग को कॉल कर ही लेती हूँ। इसको कॉल करने वाली होती है कि इसको खुद ही हैंग की कॉल आ जाती है जो इसको अपने ऑफिस में बुलाता है। हैंग इसको अपने एक नए क्लाइंट की फाइल देता है, कहता है कि ये हमारे पास नया केस आया है और तुम्हें इस केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी और ये केस तुम्हारा होगा, तुम ही इंडिपेंडेंटली इस केस को हैंडल करोगी। याओ कहने लगती है कि क्या आपको लगता है कि बॉस मैं ये केस अकेले हैंडल कर पाऊंगी? हैंग कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें कोई भी मसला हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि अब मैं
सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं रहा बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन गया हूँ। ये बात सुनकर याओ बहुत खुश होती है। अब ये दोनों ऑफिस में काम के दौरान एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर ये दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। अब याओ और उसके कोलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हैंग भी आ जाता है। तेंगिंग और वांग तो चले गए होते हैं। हैंग बाओरी से कहते हैं कि तुम्हें एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है, इसलिए तुम भी जल्दी से चले जाओ। बाओरी के यहाँ से जाने के बाद हैंग याओ से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। याओ इसके लिए मान जाती है और फिर हैंग याओ को उसके घर पर छोड़ने के लिए आ जाता है। अब ये दोनों जब ऊपर आ जाते हैं तो हैंग याओ से कहता है कि लास्ट टाइम तुमने मेरे घर की सफाई की थी तो आज ये सर्विस मैं तुम्हें दूंगा। ये कहकर हैंग याओ के पूरे घर की सफाई शुरू कर देता है। लेकिन जब हैंग बर्तन धो रहा होता है तो इससे कुछ प्लेट्स टूट जाती हैं। ये देखकर याओ हैंग से कहती है कि तुम रहने दो, मैं ये काम खुद कर लूंगी। हैंग तो काफी एम्बैरेस हो जाता है कि ये याओ की मदद करने के बजाय उल्टा उसका नुकसान कर रहा है। अब हैंग याओ को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। घर पर आने के बाद हैंग इंटरनेट पर सर्च करने लग जाता है कि ये याओ का दिल कैसे जीत सकता है। हैंग को इंटरनेट से काफी ज्यादा आइडियाज मिल जाते हैं और अब हैंग याओ का वीवो अकाउंट भी ढूंढ लेता है, जिसको हैंग बहुत अच्छे से चेक करने लगता है। याओ ने अपने वीवो अकाउंट पर अपनी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पोस्ट किया होता है। याओ की प्रोफाइल की मदद से हैंग भी ये जान लेता है कि याओ को क्या चीजें पसंद है और क्या नहीं। अगली सुबह याओ को लगता है कि आज भी हैंग इसको पिक करने के लिए आएगा, लेकिन जब ये बाहर आकर देखती है तो हैंग इसको लेने के लिए नहीं आया होता। अब हैंग तो इसको लेने नहीं आया था, इसीलिए याओ खुद ही ऑफिस आ जाती है। अब ऑफिस में हैंग आज थोड़ा देर से आता है और ये याओ के लिए उसका फेवरेट सूप लेकर आता है। याओ ये देखकर बहुत हैरान होती है, कहने लगती है कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ये मेरा फेवरेट सूप है। हैंग कहता है कि कल मैंने तुम्हारी वीवो की प्रोफाइल देखी थी, उसी के जरिए मुझे सब बातें मालूम हो गई हैं कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। याओ हैंग की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, कहने लगती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप मुझे लेकर इतने ज्यादा सीरियस हैं। हैंग याओ से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ स्टोर रूम में आना होगा। अब ये दोनों स्टोर रूम में आ जाते हैं। हैंग याओ से कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया था, लेकिन तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो। याओ कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ कि आप मुझे वाकई में ही पसंद करते हैं या फिर ये आपकी सिर्फ वक्ती अटैचमेंट है मेरे साथ। हैंग याओ से कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करके मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। याओ ये सुनकर हैंग की चीक्स पर किस करती है। अब हैंग इसको किस करने ही वाला होता है कि इतने में बाओरुई याओ को आवाज देते हुए कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। याओ बाओरुई की आवाज सुनकर यहाँ से चली जाती है और हैंग तो अभी तक ब्लश कर रहा होता है। हैंग तो इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि याओ अब इसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। अब हैंग याओ को देखने के लिए बाओरुई से बात करने का बहाना करके यहाँ आता है कि बाओरुई से बात कम और याओ को बार बार ज्यादा देख रहा होता है और याओ भी इसको देखकर स्माइल पास करती है। इसके बाद रात में याओ ने हैंग के लिए डिनर अरेंज किया होता है। याओ हैंग से कहती है कि मैं आपको 1 महीने का ट्रायल पीरियड देना चाहती हूँ, जिसमें आप मेरे बॉयफ्रेंड बन के रहेंगे और आपको वही सब कुछ करना होगा जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगी, और हमारे रिलेशनशिप के बारे में अभी आप किसी को भी नहीं बताएंगे। हैंग याओ से कहते हैं कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मुझे ये बात किसी को बताने में कोई डर नहीं है। लेकिन याओ हैंग से कहती है कि आपको 1 महीने तक के लिए मेरी हर बात माननी होगी। हैंग याओ से कहता है कि तुम मुझे बॉस कहकर ही बुलाती हो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम ऑफिस के बाहर मुझे बॉस नहीं बुलाओगी। याओ कहती है कि मुझे बस बॉस कहने की आदत हो गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी। अब हैंग याओ को किस करता है और ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों कल डेट पर जाएंगे। अब काफी देर हो गई होती है तो याओ हैंग को यहाँ से भेज देती है। अगली सुबह हैंग ने अपने लिए बहुत सारे सूट निकाले होते हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि इसको आज कौन सा सूट पहन कर जाना चाहिए। ये इतनी प्रिपरेशन से इसलिए कर रहा होता है क्योंकि याओ के सामने अच्छा दिखना चाहता होता है। इसके बाद आज जब याओ अपने घर से बाहर आती है तो ये देखती है कि हैंग इसका बाहर इंतजार कर रहा है। याओ हैंग को देखकर बहुत खुश होती है। हैंग याओ के लिए दरवाजा खोलता है। हैंग का ये रूप देखकर याओ को बहुत अच्छा भी लग रहा होता है, इसको यकीन भी नहीं आ रहा होता। अब जब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं तो याओ हैंग से पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हैंग कहता है कि आज हम दोनों डेट पर जा रहे हैं, इसलिए तुम जहाँ पर भी कहोगी मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। अब हैंग याओ के लिए उसकी सीट बेल्ट बांधता है, लेकिन आज हैंग की फर्स्ट डेट होती है, इसी वजह से बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। फिर ये दोनों एक मॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर याओ देखती है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने हाथ से पिज्जा खिला रहा होता है। ये देखकर याओ हैंग से कहने लगती है कि आपको भी ऐसा करना होगा, लेकिन हैंग ने तो आज तक कभी भी किसी को ऐसे खाना नहीं खिलाया होता है, इसीलिए बहुत हेजिटेट कर रहा होता है। अब हैंग हिम्मत इकट्ठी करके याओ को अपने हाथ से पिज्जा खिला देता है और याओ भी हैंग को अपने हाथ से पिज्जा खिलाती है। ऐसा करते हुए दोनों बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और ये दोनों इस मोमेंट को काफी एंजॉय भी करते हैं। ये दोनों अपनी फर्स्ट डेट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। हैंग याओ को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। याओ हैंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मुझे आज आपकी वजह से बहुत मजा आया है। हैंग कहता है कि थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत टाइम बाद इतना खुश हुआ हूँ। अब इन्हीं बातों में याओ हैंग को बताने लगती है कि मेरे रूम का
लैंप खराब है। ये सुनकर हैंक कहता है कि मैं तुम्हारा लैंप ठीक कर देता हूँ। ये कहकर याओ को कल का सीन याद आ जाता है, जिसकी वजह से हैंक से कहने लगती है कि आप रहने दे, मैं अपना लैंप खुद ही ठीक कर लूंगी। कहकर जाने लगती है। हैंक याओ को रोक रहा होता है और इसी चक्कर में हैंक का हाथ गाड़ी के दरवाजे में आ जाता है। ये देखकर याओ हैंक के पास आती है और इसका हाथ देखने लगती है। ये इसके चोट को देखकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो हैंक इसके सामने कूल बनने के चक्कर में कह देता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनने के बाद याओ अपने घर चली जाती है। अब हैंक घर पर आकर अपने हाथ पर जब बैंडेज लगा रहा होता है तो ये याओ को मैसेज करके पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? याओ कहती है कि कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी कर रही हूँ। हैंक याओ से कहते हैं कि तुम्हारा अभी सोना जरूरी है। तो याओ कहती है कि हाँ, अगर मैं अभी नहीं सोऊंगी तो मैं तुम्हारे बारे में सपना कैसे देखूंगी। ये मैसेज देखकर हैंक खुश हो जाता है। अगले दिन याओ चेंगशी से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। तो चेंगशी याओ से कहती है कि आज क्या कोई खास बात है कि तुम मेरे लिए पिज्जा लेकर आई हो और तुम काफी खुश भी दिखाई दे रही हो। तो याओ कहती कि कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे सिर्फ मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन चेंगशी कहती है कि तुम जरूर मुझसे कोई बात छुपा रही हो। याओ तो चेंगशी को कुछ भी बताना नहीं चाह रही होती तो चेंगशी इसको फोर्स करते हुए कहती है कि ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती तो मैं हैंक को कॉल करके पूछ लेती हूँ। ये सुनकर याओ अपनी बहन को बता देती है कि मैं और हैंक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर चेंगशी बहुत ज्यादा खुश होती है। ये याओ से कहने लगती है कि तुम और हैंक एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच हो। इसके बाद हैंक याओ के घर पर आ गया होता है। ये याओ के घर पर आकर अपनी फिंगर पर पट्टी कर रहा होता है, ये प्रिटेंड करने के लिए कि इसको कल रात ज्यादा चोट लग गई थी और अब ये अपनी फिंगर को भी मूव नहीं कर पा रहा। इतने में यहाँ पर याओ आ जाती है। याओ ये देखकर हैंक के पास आ जाती है कि ये बहुत मुश्किल से अपना काम कर रहा है। याओ हैंक से कहती है कि आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। ये कहकर याओ किचन में खाना बनाने के लिए आ जाती है। तो हैंक भी इसके पीछे किचन में आ जाता है। हैंक याओ से कहते कि क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? तो याओ कहती कि नहीं, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं सारा काम खुद ही कर लूंगी। अब याओ खाना बना लेती है और हैंक अपने लेफ्ट हाथ से खाना खा रहा होता है, लेकिन इसे खाना नहीं खाया जा रहा होता। ये देखकर याओ इसके पास आकर बैठ जाती है और खुद इसको अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। अब हैंक तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि याओ इसको अपने हाथ से खाना खिला रही है। खाना खाने के बाद हैंक याओ से कहता है कि मेडिसिन लगाने की वजह से मुझे अपने हाथ से बहुत स्मेल आ रही है और इस स्मेल की वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं सो पाऊंगा। क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई सोल्यूशन है? ये सुनकर याओ हैंक के हाथ पर एक पॉलिथीन बैग पहना देती है। हैंक तो ये देखकर हैरान हो रहा होता है क्योंकि इसने ये नहीं सोचा होता कि याओ ये करेगी। अब हैंक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आ जाता है और ये सोच रहा होता है कि मुझे याओ की टेंशन हासिल करने के लिए कोई और ट्रिक आजमानी होगी। अब हैंक चलाते हुए याओ को आवाज देता है। याओ भी इसको देखने के लिए आ जाती है और इससे पूछते है कि क्या हुआ है। हैंक याओ से कहता है कि मैं शर्ट उतारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे काफी दर्द हो रही है और मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? अब याओ जैसे ही इसकी मदद करने लगती है तो हैंक याओ को देखकर हंस रहा होता है और याओ को इसकी हंसी से मालूम हो जाता है कि हैंक को कुछ भी नहीं हुआ, ये बस इसकी टेंशन हासिल करने के लिए ड्रामा कर रहा है। याओ कहती कि भी मैं एक मैजिक करूंगी जिससे आपकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहकर याओ हैंक के हाथ पर जो पट्टी होती है उसको उतार देती है। याओ इसका बैंडेज उसको दिखाकर कहने लगती है कि ये देखो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। याओ को सच्चाई मालूम हो गई होती है जिसकी वजह से हैंक काफी एम्बैरेस हो जाता है। इसके बाद याओ हैंक की टाई बांधने की कोशिश कर रही होती है लेकिन याओ को टाई बांधनी नहीं आती होती तो हैंक इसको गाइड कर रहा होता है। याओ हैंक से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द ये काम करना भी सीख लूंगी। अब ऑफिस में जब लंच ब्रेक हो जाती है तो तेन यिंग अपने सभी कलीग्स से कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए लंच लेकर आई हूँ। ये लोग लंच करने के लिए अपने ऑफिस के किचन में आकर बैठ जाते हैं। हैंक भी अब बहाने से यहाँ पर आ जाता है। बाओ रुई हैंक को देखकर फॉर्मेलिटी के लिए कहने लगता है कि बॉस आप भी आकर हमें ज्वाइन कर लें। और हैंक तो यहाँ पर इनके साथ याओ की वजह से बैठ कर खाना खाना चाहता होता है, इसलिए इनसे कहते हैं कि तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर ये सब लोग खाना खाने लगते हैं। अब हैंक याओ के पास आकर इसे कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था लेकिन तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो याओ कहती कि मुझे तो आपको कोई मैसेज नहीं मिला। ये कहकर याओ अपना फोन चेक करने लगती है और हैंक ने इसको वाकई में मैसेज किया होता है कि तुम मेरे लिए इंतजार करना। अब हैंक और याओ एक दूसरे का हाथ पकड़कर लिफ्ट का इंतजार करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर तेन यिंग और वांग आ जाते हैं। इनको देखकर ये दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि कहीं इन दोनों ने इन्हें साथ में हाथ पकड़े देख न लिया हो। अब याओ तेन यिंग के पास आ जाती है और हैंक से कहती है कि बॉस आपको यहाँ से जाना चाहिए, मैं शॉपिंग के लिए तेन यिंग के साथ जा रही हूँ। ये कहकर याओ तेन यिंग के साथ चली जाती है। अब याओ जब रात में घर वापस आती है तो ये देखती है कि हैंक किचन में खड़ा कुकिंग कर रहा है लेकिन हैंक को तो कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती होती, इसलिए इसने जो खाना बनाया होता है वो सारा जल गया होता है। और ये खाना पकाने के चक्कर में हैंक ने किचन का भी बहुत बुरा हाल कर दिया होता है। याओ हैंक से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हैंक कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए खाना बनाते हो इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो अपने आप से एक्सपेक्ट किया था वैसे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था लेकिन मैंने सारा काम खराब कर दिया है। याओ कहती है कि तुम इस बात पर अपसेट नहीं हो, मैं खुद ही खाना बना लूंगी। और हैंक से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और याओ हैंक के लिए गिफ्ट में एक टाई लेकर आई होती है। अब याओ हैंक को ये टाई पहनाने लगती
है। हैंग याओ से कहता है कि मुझे ये टाई बहुत पसंद आई है, तुम्हारी चॉइस वाकई में बहुत अच्छी है। अब हैंग याओ को हक करते हुए कहने लगता है कि तुम आज मुझे ऑफिस में इग्नोर क्यों कर रही थी। तो याओ कहती है कि मैंने आपसे कहा तो था कि हमें ऑफिस में अभी किसी को नहीं बताना कि हम रिलेशनशिप में हैं। अब हैंग अपने रूम में काम कर रहा होता है तो याओ इसके लिए एक पार्सल लेकर आती है, कहती है कि ये पार्सल तुम्हारे लिए आया है। हैंग याओ से कहते हैं कि तुम ये पार्सल टेबल पर रख दो। अब याओ के रूम से जाते ही हैंग अपने रूम को लॉक कर लेता है और इस पार्सल को खोलने लगता है। इस पार्सल के अंदर एक बुक होती है जिसका टाइटल ये होता है हाउ टू बी अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड। हैंग इस बुक को कवर करके अपनी शेल्फ में रख देता है। अब वो जो चंगशी से मिलने के लिए आया होता है वुजन कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। चंगशी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। ये वुजन से कहती है कि तुम अपने फोन में ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड कर लो जिसके जरिए से तुम्हें पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। वुजन ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब यहाँ स्टोर रूम में कुछ फाइल्स लेने के लिए आई होती है। इतने में यहाँ पर हैंग इसके लिए कॉफी लेकर आ जाता है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए अपने टाइम को एंजॉय करने लगते हैं कि इतने में ही यहाँ पर तेनिंग आ जाती है। तेनिंग को यहाँ पर देखकर हैंग छुप जाता है। तेनिंग याओ से कहने लगती है कि हमारे बॉस बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक हैं, वो ना तो खुद रेस्ट करते और ना ही हमें हमारा फ्री टाइम एंजॉय करने देते हैं। याओ कहती है कि हमारे बॉस तो बहुत अच्छे, वो हमारी बहुत केयर करते हैं। तो तेनिंग कहती है कि तुमने कब से बॉस की तारीफ करना शुरू कर दी, तुम तो हमेशा यही कहा करती थी कि बॉस बहुत ज्यादा रूड हैं। अब हैंग भी ये सब बातें सुन रहा होता है। जैसे ही तेनिंग यहाँ से चली जाती है तो हैंग याओ के पास आकर कहने लगता है तुम मेरे बारे में ये सोचती हो। तो याओ कहती है कि ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था और अब मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। ये सुनकर हैंग भी सेटिस्फाइड हो जाता है। अब हैंग याओ को उसके घर पर छोड़ने के लिए आया होता है तो इसको वुजन का मैसेज आता है जिसमें इसने लिखा होता है कि मैं चंगशी को डेट कर रहा हूँ लेकिन तुम अभी तक सिंगल हो, और ये अपनी और चंगशी की फोटो भी उसको भेजता है। ये देखकर हैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये याओ से कहता है कि हम दोनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं। याओ से उसका फोन छीन कर कहने लगती है कि तुमने ये सेल्फी क्यों ली है। तो हैंग कहते हैं कि वैसे ही मेरा दिल चाहा था, लेकिन याओ इसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम्हें इस तस्वीर को भी डिलीट करना होगा। लेकिन हैंग इसको अपना फोन देने से इनकार कर देता है, कहता है कि तुम सिर्फ एक तस्वीर पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। अगले दिन हैंग याओ को अपने ऑफिस में बुलाकर इसको बताता है कि हमारे पास 2 केसेस आए हैं, एक केस इंश्योरेंस के बारे में है और दूसरा केस लीगल एड के बारे में। तुम इनमें से कौन सा केस लेना चाहोगी। तो याओ कहती है कि मैं लीगल एड का केस लेना चाहूंगी। हैंग कहते हैं लेकिन ये केस मुश्किल हो सकता है। याओ कहती है कि मैं हर तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हूँ और अगर मुझे कोई मुश्किल हुई तो आप मेरे साथ हैं ना मेरी मदद करने के लिए। अब कुछ देर बाद हैंग अनाउंसमेंट करने के लिए आता है कि कुछ दिन बाद हमारा टीम बिल्डिंग इवेंट है, इसके लिए भी प्रिपरेशंस करनी होंगी। इसके बाद याओ अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए आ जाती है। इसके क्लाइंट याओ को बताती है कि मुझे अपने बेटे की कस्टडी हासिल करनी है, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड पर केस करना चाहती हूँ। याओ अपनी क्लाइंट से कहती कि आप फिक्र नहीं करें, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी ताकि ये केस आप जीते। दूसरी तरफ हैंग याओ को मैसेज करके पूछ रहा होता है कि तुम कब वापस आओगी। तो याओ कहती कि मैं भी अपनी क्लाइंट से मीटिंग कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुम मेरा वेट नहीं करो और तुम खाना खा लेना। हैंग कहते कि ठीक है लेकिन तुम जल्दी वापस आने की कोशिश करना। हैंग याओ से बात करने के बाद वही बुक पढ़ने लगता है जिसका ये टाइटल होता है कि हाउ टू बी अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड, और हैंग को इसमें काफी टिप्स मिल जाती हैं कि ये याओ के लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता है। दूसरी तरफ याओ अपने क्लाइंट से पूछ रही होती है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। अब याओ की क्लाइंट इसको बताने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और हम दोनों एक साथ ही काम किया करते थे। एक रात में बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी और उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहा है कि ये बेटा उसका नहीं है बल्कि मेरे एक्स हस्बैंड का है। अब हैंग अपने ऑफिस में रेस्ट कर रहा होता है। बाओरुई और यूफे आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि आजकल हमारे बॉस का मूड काफी अच्छा रहता है, वरना पहले तो वो हर वक्त हमें डांटते रहते थे और बहुत ही रूडली बात किया करते थे। बाओरुई यूफे से कहता है कि मुझे तो लगता है कि बॉस को किसी से प्यार हो गया है, लेकिन यूफे कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब ये दोनों हैंग के ऑफिस के दरवाजे में खड़े होकर इसको देख रहे होते हैं। यूफे कहता है कि बाओरुई तुम्हारी बात सही हो सकती है, क्योंकि देखो बॉस किस तरह से आराम कर रहे हैं, वरना पहले तो वो हर वक्त काम करते रहते थे। अब याओ की क्लाइंट का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आ जाता है। ये बहुत ही बदतमीजी से याओ की क्लाइंट से बात कर रहा होता है। याओ इससे कहती है कि आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरी क्लाइंट से आराम से बात करें, वरना फिर हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। ये सुनकर ये आदमी बैठ जाता है और ये इस बात से इनकार कर रहा होता है कि ये बेटा इसका है, ये झूठ बोल रही है, ये मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। ये आदमी याओ की क्लाइंट के मुंह पर कुछ पैसे मारता है और फिर यहाँ से चला जाता है। इस आदमी का ये रवैया देखकर इस लेडी को बहुत ही बुरा लगता है। याओ भी अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर अपनी क्लाइंट को देती है और कहने लगती है कि ये पैसे तुम्हारे बेबी के लिए बहुत जरूरी हैं और तुम अपने केस की बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल करूंगी। अब याओ जब ऑफिस वापस आ जाती है तो बाओरुई इसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम काफी परेशान दिखाई दे रही हो, क्या तुम्हारा केस कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। तो याओ
कहती है कि हाँ ये केस कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन मैं एक लॉयर हूँ, इसीलिए इस तरह की चैलेंजेस का सामना करना मेरी लाइफ का हिस्सा है। मैं तुम्हारी तरह ज्यादा स्मार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस केस को अच्छे से हैंडल करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब याओ बाओरुई से केस के बारे में बात कर रही होती है कि इसको हैंग की कॉल आती है जो इसको अपने ऑफिस में बुलाता है। याओ हैंग के ऑफिस में आ जाती है तो हैंग याओ से इसी केस के बारे में पूछने लगता है और याओ भी इस केस से रिलेटेड इसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। याओ हैंग से कहती है कि इस केस में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हैंग कहता है कि तुम इस केस के बारे में ज्यादा सोचकर परेशान नहीं होना, क्योंकि जब तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तुम मुझे सिर्फ खुशी अच्छी लगती हो, तुम्हारा अपसेट चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बातें सुनकर याओ को काफी अच्छा लगता है। याओ मुस्कुरा रही होती है तो हैंग इसको कहता है कि तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो। तो याओ कहती है कि कुछ नहीं, अब मैं वापस जाकर अपना काम करती हूँ। ये कहने के बाद याओ यहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद हैंग इसी बुक को अपने बैग से निकाल कर फिर से अपनी शेल्फ में छुपा देता है ताकि इस बुक के बारे में याओ को न पता चले। और अब घर पर याओ भी एक बुक पढ़ रही होती है, लेकिन याओ को ये बुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। इसीलिए याओ हैंग के गायब मौजूदगी में इसके रूम में आकर अपने लिए कोई अच्छी सी बुक ढूंढने लगती है। अपने लिए बुक ढूंढने के चक्कर में याओ को वही बुक मिल जाती है जो हैंग ने इसे छुपा कर रखी होती है। याओ इस बुक के टाइटल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और सोचने लगती है कि क्या हैंग भी इस तरह की बुक्स पढ़ सकता है। अब याओ खाना बनाने लग जाती है तो यहाँ पर हैंग भी आ जाता है। हैंग याओ से बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है, उससे कहता है कि तुम खाना बनाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। लेकिन हैंग जब अपने रूम में उसी बुक को पढ़ने के लिए आता है तो ये देखता है कि इसकी बुक यहाँ पर नहीं पड़ी होती। हैंग ये देखकर परेशान हो जाता है और अपने रूम में इस बुक को तलाश करने लगता है। इतने में यहाँ पर याओ भी आ जाती है और हैंग से पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। हैंग याओ से कहने लगता है कि यहाँ पर मेरी एक बुक पड़ी थी जो कि अब मुझे मिल नहीं रही है। हैंग याओ के पास आकर इसे कहने लगता है कि कहीं तुमने तो मेरी बुक को नहीं छुपाया। तो याओ कहती है कि मुझे नहीं मालूम तुम किस बुक के बारे में बात कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि तुम उस बुक को अपने ऑफिस में भूल आए हो। अब हैंग यही पता करवाने के लिए अपने ऑफिस कॉल करने वाला होता है, लेकिन इतने में याओ इसको ये बुक दिखा देती है और कहती है कि ये बुक मैंने ली थी। याओ हंसते हुए हैंग को ये बुक देते हुए कहने लगती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने के लिए इस बुक से टिप्स ले रहे हो। तो हैंग कहने लगता है कि ये बुक तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दी थी, मुझे भला इस बुक से टिप्स लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं काफी स्मार्ट हूँ। अब वो जो ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा होता है तो इसको ख्याल आता है कि इसे चेंगशी की लाइव लोकेशन चेक कर लेनी चाहिए। जब ये चेंगशी की लाइव लोकेशन चेक करता है तो चेंगशी आज शहर से काफी दूर गई होती है। ये चेंगशी के लिए परेशान हो रहा होता है तो इसके पीछे वूजुन भी चला जाता है। अब वूजुन चेंगशी की लोकेशन को देखते हुए इसे यहाँ पर तलाश करने लगता है, लेकिन इसको चेंगशी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही होती और साथ ही इसको चेंगशी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वूजुन जल्दी से स्टिक उठाकर चेंगशी के पास जाता है क्योंकि इसको लग रहा होता है कि ये लेडी चेंगशी को बुली कर रही है, लेकिन चेंगशी कहती है कि ये तो मेरी दोस्त है। तो वूजुन कहते हैं कि फिर तुम चिल्ला क्यों रही थी। असल में चेंगशी एक चूहे से डर रही होती है। वूजुन तो चेंगशी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन इस चूहे को देखकर तो वूजुन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। अब ये दोनों यहाँ से जब जा रहे होते हैं तो चेंगशी वूजुन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले कि चेंगशी इसे कुछ बताती वूजुन को लगता है कि जैसे चेंगशी इससे अपनी फीलिंग्स का इजहार करने वाली है, इसीलिए ये चेंगशी से कहते कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह इस तरह की बात के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तुम जो बात मुझसे करना चाह रही हो उसके लिए एनवायरनमेंट का रोमांटिक होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इस बात के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। चेंगशी से कहते कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुमसे ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाली थी। अगले दिन वूजुन काफी तैयार होकर हैंग से मिलने के लिए आया होता है। वूजुन काफी खुश दिखाई दे रहा होता है और ये हैंग से पूछने लगता है कि मुझे तुम ये बताओ कि आज मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन हैंग इसको इग्नोर करते हुए अपना काम ही किए जा रहा होता है। लेकिन वूजुन इंसिस्ट करने लगता है कि तुम मुझे प्लीज बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो हैंग कहता है कि तुम जैसे आम दिनों में लगते बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हो। वूजुन कहता है कि क्या तुम्हें मुझ में थोड़ा सा भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा। हैंग कहता है कि नहीं। ये सुनकर वूजुन हैंग के पास आता है और इसको खुशी खुशी बताने लगता है कि ये देखो ये टाई मुझे चेंगशी ने गिफ्ट की है। और बहुत ही प्राउडली वूजुन कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज तक किसी ने कभी कोई टाई गिफ्ट की होगी। हैंग तो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है, लेकिन वूजुन को ये बात नहीं बता पाता कि याओ इसकी गर्लफ्रेंड है और याओ ने भी इसको टाई गिफ्ट की थी। इसके बाद वूजुन को आज पिक करने के लिए चेंगशी आई होती है। वूजुन ये देखकर बहुत सरप्राइज होता है। चेंगशी से पूछता है कि ये कार किसकी है। तो चेंगशी कहती है कि ये कार मेरे बॉस की है। मैंने अपने बॉस से कहा था कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को कहीं पर लेकर जाना है, इसलिए मुझे इस कार की जरूरत है। ये सुनकर तो वूजुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कार में बैठते हुए चेंगशी से कहने लगता है कि क्या तुम ये बात रिपीट कर सकती हो। चेंगशी कहती कि मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड ही कहा है, तुम इस बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। वूजुन कहते हैं लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मुझे तो अभी तक अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने बिल्कुल सही सुना है। अब रात में याओ को मालूम होता है कि हैंग बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है। याओ हैंग से यही बात कंफर्म करने के लिए आती है।
फिर इसे कहने लगती है कि क्या तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। तो हैंक कहता है कि वैसे मेरा भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जाना ही होगा। लेकिन हैंक कहता है कि तुम मुझे रोक कर देख लो, क्या पता मैं रुक जाऊं। तो याओ बहुत ही क्यूट वे में हैंक से कहने लगती है कि नहीं, मैं आपको नहीं रोकूंगी क्योंकि काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब याओ तो अपना काम करने के लिए पेट चाहती है और हैंक याओ के लिए उसके बाल ड्राई कर रहा होता है। ये दोनों यहाँ पर काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अगले दिन हैंक अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए आता है जिसका नाम नैना होता है। नैना हैंक से कहती है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जब बाउरी अपनी क्लाइंट को देखता है तो ये इसको देखता ही रह जाता है और हैंक से कहता है कि आपकी क्लाइंट तो बहुत ज्यादा सुंदर है। अब हैंक तो अपनी क्लाइंट से केस के बारे में डिस्कशन करने के लिए पेट चाहता है और बाउरी इन दोनों की पिक्चर लेकर इसको वीचैट पर अपलोड कर देता है। अब जब हैंक को बाउरी की इस हरकत के बारे में मालूम होता है तो ये बाउरी पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुमने आखिर इस तस्वीर को पोस्ट क्यों किया है, क्योंकि हैंक नहीं चाहता होता कि याओ इस तस्वीर को देखकर कुछ भी गलत समझे। अब याओ अपनी क्लाइंट के साथ इसका केस लड़ने के लिए कोर्ट आ जाती है और याओ को मालूम होता है कि इसका ओपोनेंट लॉयर और कोई नहीं बल्कि मिंग है। मिंग याओ से कहता है कि मेरे होते हुए तुम ये केस कभी नहीं जीत पाओगी, लेकिन याओ इसको कहती है कि इस बात का फैसला हियरिंग के बाद होगा। अब इस केस की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है और मिंग कोर्ट में कुछ फेक सबूत दिखाता है जिसकी बिना पर मिंग अपनी पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर लेता है। याओ की क्लाइंट जब इन सबूत को देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सबूत नकली होते हैं। अब याओ की क्लाइंट इन एविडेंसेस को फाड़ देती है तो मिंग का क्लाइंट कहने लगता है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। याओ की क्लाइंट तो बहुत ज्यादा नर्वस और एम्बैरेस फील कर रही होती है, इसी वजह से ये यहाँ से चली जाती है। जज याओ से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी क्लाइंट को इंसाफ दिलाना चाहती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई ठोस सबूत लाने होंगे। अब घर पर आने के बाद याओ अपनी क्लाइंट के केस के बारे में स्टडी कर रही होती है। अब याओ तो अपने केस के बारे में अपनी क्लाइंट से बात कर रही होती है। दूसरी तरफ हैंक सीसीटीवी कैमरा के थ्रू याओ को देख रहा होता है। हैंक याओ को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि इसको लगता है कि याओ ने बाउरुई की पोस्ट देख ली और अब याओ इससे नाराज हो गई है। और अब हैंक याओ को कॉल करके इससे माफी मांगने लगता है, जो भी तुमने देखा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याओ कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो हैंक कहते है कि क्या तुमने बाउरुई की पोस्ट नहीं देखी। तो याओ कहती है कि नहीं, और हैंक अब इसको सारी बात बताता है। तो याओ इससे कहने लगती है कि मैं भला इतनी छोटी सी बात पर नाराज क्यों होंगी, अगर आपकी क्लाइंट फीमेल है तो क्या हुआ, वो आपकी है तो क्लाइंट ही ना। तो इस तरह की बातें मत सोचा करो क्योंकि मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। ये सुनकर तो हैंक काफी खुश होता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।